हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और साथ ही स्वागत है हमारे इस महासीरीज में। तो घटना चक्र की इस महाश्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चंस को देखेंगे। आज इसमें हम 2 चैप्टर देखेंगे क्योंकि राष्ट्रीय प्रतीक वाला ये बहुत छोटा ही है। उसके बाद हम लोग संघ राज्य क्षेत्र वाले क्वेश्चन को देखेंगे। संघ राज्य क्षेत्र का भी इसमें क्वेश्चन है, ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो देखते हैं, इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? 1948 में, 1949 में, 1950 में या 1951 में? तो आप सभी को पता है कब अपनाया गया था। ये अपनाया गया था 1950 में। और ये देखिए डेट भी आपसे पूछ लेगा कि मतलब कब अपनाया गया था। तो 24 जनवरी, 26 जनवरी नहीं, 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। संपूर्ण राष्ट्रगान को गाने का समय आप सभी को पता है 52 सेकेंड होता है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये जो डेट है 24 जनवरी का, ये इम्पॉर्टेंट है। कहीं आप लोग 26 जनवरी 1950 मत कर दीजिएगा क्योंकि इस दिन तो संविधान हमारा लागू हुआ था, ठीक है। अब यही क्वेश्चन पूछ दिया जो यहाँ पर दिया हुआ है कि संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन काल है तो कितना है? 52 सेकेंड है। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? 15 अगस्त 1948, 2 अक्टूबर 1947, 26 जनवरी 1948 या 26 जनवरी 1950? तो इसका आंसर है डी, 26 जनवरी 1950। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक तो यहाँ पर पूछेगा कि जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब शामिल किया गया था, ठीक है। तो वो किया गया था 24 जनवरी 1950 को। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि भारत का जो राजकीय चिन्ह है अशोक का, उसको कब अंगीकृत किया गया था, तो वो किया गया था 26 जनवरी 1950 को। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? राष्ट्रीय ध्वज को, ठीक है। ए 22 जुलाई 1947, बी 23 जुलाई 1947, 25 जुलाई 1947 या 15 अगस्त 1947? तो इस दिन तो हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो ये तो है ही नहीं, ठीक है। इसका आंसर है ए 22 जुलाई 1947। ये ध्यान रखेंगे आप, ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जामों में। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। तो एक तो सही है हमारा, ठीक है, इसमें एक नहीं है, इसमें एक नहीं है, 2 तो हमारा हट गया। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तिल्लियां हैं, नहीं 24 तिल्लियां हैं, तो 2 भी हमारा हट गया। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 3 संबंधी 4 है, नहीं ये भी गलत है क्योंकि यहाँ 2 है, 3 संबंधी 2 है। 32 तिल्लियां हैं और इसकी लंबाई चौड़ाई भी ध्यान रखिएगा 32 ही है, 3 संबंधी 2 32 ही है, तो ध्यान दीजिएगा इसको भी, है ना। आंसर है आपका बी। अगला, भारत की संविधान सभा की निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था? तो अभी आपने देखा कब, तो 22 जुलाई 1947। अब यहाँ पर देखिए 22 यहाँ भी दिया, 22 यहाँ भी दिया, लेकिन आपको यहाँ से ध्यान रखना है, ठीक है। आंसर है सी। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया था? किस दिन स्वीकार किया गया था? सेम ही क्वेश्चन है, ऊपर वाला ही है, 22 जुलाई 1947 को। भारत का राष्ट्रीय पशु है, क्या है? हिरण है, हाथी है, बाघ है या शेर है? आप सभी को पता है बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है जो भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। इसका वैज्ञानिक नाम ध्यान रखेंगे आप कि कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कमल का वैज्ञानिक नाम है निलंबो न्यूसिफेरा। अगला है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, कोयल है, हंस है, मोर है या कबूतर है? तो सभी को पता है मोर है। इसका भी वैज्ञानिक नाम याद रखेंगे, इसका नाम है पावो क्रिस्टेटस। पावो क्रिस्टेटस पक्षी का ये है मोर है, इसका वैज्ञानिक नाम है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? वो है बरगद। राष्ट्रीय पुष्प आपने देख ही लिया। राष्ट्रीय फल देख लीजिएगा, आम है। राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, जो सारनाथ वाराणसी स्तंभ से लिया गया है। मतलब सारनाथ में ये है, अशोक का जो स्तंभ है ये सारनाथ में है। इससे संबंधित क्वेश्चंस को हम लोगों ने बौद्ध वाले जो घटना चक्र चल रहा है हिस्ट्री का, तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था और ये क्वेश्चन एग्जामों में भी पूछा गया है।
ठीक है। तो ये अशोक स्तंभ कहाँ पर है, तो ये सारनाथ में, और सारनाथ कहाँ है, ये वाराणसी में है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, बिहार में नहीं है, ये वाराणसी में है। अगला, इसका आंसर है सी। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है, स्वतंत्रता का, न्याय का, समानता का, या भाईचारे का। तो ये है न्याय का प्रतीक, आंसर है आपका बी। यहाँ पर दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है, जिसका प्रारूप सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। इसमें 24 तीलियां हैं और यह न्याय का प्रतीक है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में आरोह की कुल संख्या कितनी है, वही है आरोह मतलब वही तीली, तो ये कितनी 24 है। राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा कथन सही है, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 से अपनाया गया था। तो ये दोनों ही गलत हैं, इसमें तो ना एक सही है और ना ही दो सही, आंसर है इसका डी। यहाँ पर दिया कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ देश भर के लिए शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग, जिसका पहला महीना चैत है और सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है, 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। चैत का पहला दिन सामान्यतः 22 मार्च को और अधिवर्ष में 21 मार्च को पड़ता है। तो ये भी ध्यान देंगे कि ये जो राष्ट्रीय पंचांग है ये कब अपनाया गया था, तो ये 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था, ना कि 1950 को। तो इस तरीके से ये हमारा समाप्त हो गया चैप्टर, ठीक है। बहुत छोटा था, इसमें बस 13 क्वेश्चन ही थे, बाकी ये हमारा इम्पोर्टेंट है, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, इसको अच्छे से देखेंगे। इसका पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ पर कह रहा है कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नामों से किया गया है, भारत तथा इंडिया से किया गया है, केवल भारत के रूप में किया गया है, हिंदुस्तान तथा इंडिया के रूप में किया गया है, भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया के रूप में किया गया है। आप सभी को पता है किस में किया गया है, भारत तथा इंडिया के रूप में, आंसर है आपका ए। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख दो नामों भारत तथा इंडिया के रूप में किया गया है। अनुच्छेद 1 में उल्लेख करता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ठीक है। तो ध्यान देंगे, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, किस में बताया गया है, ये बताया गया है आर्टिकल 1 के 1 में, ठीक है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, क्या है, राज्य का समूह है, राज्यों का फेडरेशन है, राज्यों का कन्फेडरेशन है या राज्य का यूनियन है। तो क्या है, अभी तो आपने देखा कि राज्यों का संघ होगा और यूनियन का मतलब होता है संघ, तो क्या है ये, आंसर है डी। संविधान के अनुच्छेद 1 में निर्धारित किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत के राज्य क्षेत्र में क्या क्या आते हैं, तो राज्यों के राज्य क्षेत्र आते हैं, संघ राज्य क्षेत्र आते हैं और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं समाविष्ट होंगे। राज्यों तथा संघ राज्यों के नाम तथा प्रत्येक के अंतर्गत आने वाले राज्य क्षेत्रों का वर्णन संविधान के प्रथम अनुसूची में किया गया है। तो यहाँ से आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो यही ध्यान रखना है कि भारत के राज्य क्षेत्र में आता क्या क्या है, तो राज्यों के राज्य क्षेत्र आते हैं, संघ का राज्य क्षेत्र आता है और अन्य ऐसे राज्य क्षेत्र आते हैं जो अर्जित किए जाते हैं या समाविष्ट किए जाते हैं। समाविष्ट मतलब मिला लिए जाते हैं। राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र का नाम, ये अब यहाँ से दूसरा ध्यान रखेंगे आप कि ये जो राज्य क्षेत्रों का वर्णन मिलता है, ये कहाँ मिलता है, तो संविधान के प्रथम अनुसूची में। ये इंपॉर्टेंट है, दो चीज़ें यहाँ से। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है, अनुच्छेद 1 के तहत, अनुच्छेद 2 के तहत, अनुच्छेद 3 के तहत, अनुच्छेद 4 के तहत या अनुच्छेद 5 के तहत। तो अभी आपने देखा कि एक में क्या कह रहा था, वो एक में तो वो कह रहा था कि या तो कोई किसी राज्य को आप सम्मिलित कर रहे हो, ठीक है, या किसी राज्य को आप अर्जित कर रहे हो, ठीक है, या फिर जो इसके राज्य हैं, जो राज्यों के राज्य क्षेत्र हैं या संघ के राज्य क्षेत्र हैं, ये सारे किस में आते हैं, आर्टिकल 1 में। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है, तो किस आर्टिकल के तहत। तो अभी आपने यहाँ पर देखा कि किसी में भी निर्माण की बात नहीं की गई है,
ठीक है, तो इसका आंसर है सी, आर्टिकल 3। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण, उनके क्षेत्रों, सीमाओं तथा अन्य नाम में परिवर्तन का अधिकार भारतीय संसद में निहित है। तो ध्यान देंगे, सीमाओं में अगर नाम परिवर्तित करना हो, सीमाओं के नाम में अगर परिवर्तन करना हो तो भी ये किस में है, ये आर्टिकल 3 में है। ठीक है, नए राज्यों का निर्माण करना हो या सीमाओं के नाम में परिवर्तन करना हो, ये दोनों ही आर्टिकल 3 में है। जबकि अनुच्छेद 1 के तहत संघ का राज्य क्षेत्र और अनुच्छेद 2 के तहत भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की शक्ति संसद को प्रदान की गई है। तो ये भी आप ध्यान देंगे कि एक तो कह रहा है यहाँ पर, एक के तहत क्या है कि राज्य क्षेत्र हैं, ठीक है, वो हमने देख ही लिया, संघ के राज्य क्षेत्र हैं। लेकिन वहीं 2 में कह रहा है कि भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की शक्ति है, यानी वो खुद मतलब प्रवेश किया जाए या स्थापना किया जाए। तो स्थापना और प्रवेश, ये ध्यान देंगे, स्थापना और प्रवेश किस में है, अनुच्छेद 2 में है। ठीक है, लेकिन अगर वहीं आता है कि निर्माण किस में है, तो निर्माण करना किस में है, नए राज्यों का निर्माण, ये आर्टिकल 3 में है। इन तीनों में अंतर आप समझेंगे। निर्माण कहे तो आर्टिकल 3 में, ठीक है, नए राज्यों का प्रवेश कहे या स्थापना कहे, स्थापना शब्द और निर्माण शब्द में ध्यान देंगे। स्थापना कहे तो ये किस में है, ये है आर्टिकल 2 में। और 1 का तो आप पढ़ ही रहे हैं, इसमें क्या है कि संघ राज्य क्षेत्र के सारे क्षेत्र आते हैं और राज्य में जितने भी राज्य क्षेत्र हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। अब देखिए, नए राज्य के गठन की शक्ति कह रहा है, गठन किस में है, अभी आपने देखा प्रवेश या स्थापना, गठन इसी को कहते हैं, कब किस में है, संसद में है। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है, तो अभी आपने देखा संसद को है, आर्टिकल 3 के तहत। ठीक है, नए राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्य की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किस में है, ये किस में है, संसद को है, किस में, आर्टिकल 2 में है। ये जब निर्माण आए तब आर्टिकल 3 होगा, लेकिन स्थापना आए, प्रवेश आए तो आपका होगा आर्टिकल 2। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है, भारत के राष्ट्रपति को है, प्रधानमंत्री को है, संसद को है या सर्वोच्च न्यायालय को है, तो किसको है, संसद को है। ठीक है, आंसर है सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है, यहाँ पर पूछ रहा नहीं है। संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान होगा। इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा। इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक इसे उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया हो जिसके क्षेत्र, सीमाओं या नाम पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो इसका आंसर है सी। इस प्रकार की विधि को, इसमें कह रहा है कि 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आप जान ही रहे हैं कि संसद को है ही, और विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में संशोधन का प्रावधान होगा, बिल्कुल सही है। और ये डी कह रहा है कि जिस राज्य क्षेत्र की सीमाओं का आप निर्माण करना चाहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आपको उस राज्य के जो विधान मंडल होता है वहाँ से उनको निर्दिष्ट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि वहाँ पर उनके क्षेत्र को और सीमाओं को प्रभावित करता है ये। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान देंगे। और इस चीज़ को पॉलिटी में बहुत ही अच्छे तरीके से सर के द्वारा पढ़ाया गया है, बिल्कुल एक एक कॉन्सेप्ट वहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा। नए राज्यों के निर्माण के लिए विधि हेतु 368 के तहत विशेष प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती, अर्थात संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। तो ध्यान देंगे, संसद साधारण जो बहुमत होता है उसी के आधार पर राज्यों का निर्माण कर सकती है, उसके लिए विशेष बहुमत अपनाने की ज़रूरत नहीं है। विशेष बहुमत की प्रक्रिया 368 में आता है, आप सभी को पता है, इसलिए इसको सही नहीं माना है।
संविधान के अनुच्छेद 4(2) के अनुसार इस प्रक्रिया की विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाती है। तो छोड़ दीजिए, कुछ भी नहीं है, बस इतना ध्यान रखेंगे कि ये जो नए राज्यों का निर्माण होता है उसके लिए विशेष बहुमत की जरूरत नहीं होती है, उसके लिए केवल साधारण बहुमत की जरूरत होती है। बस इतना ही आप ध्यान रखेंगे। अगला है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो साधारण चाहिए, वही चीज है। ठीक है, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयकों को पारित होना अनिवार्य है। कहाँ अनिवार्य है? संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा। संसद में साधारण बहुमत द्वारा, संसद में 2/3 बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अभी आपने देखा कि ये 2/3 ये सब की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ये सब किसमें विशेष बहुमत के तौर पर देखे जाते हैं। आंसर है आपका बी, संसद में केवल साधारण बहुमत के द्वारा आप नए राज्यों का निर्माण कर सकते हैं। भारत संघ नहीं है, किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो कह रहा है कि भारत संघ नहीं है। नहीं, भारत संघ तो है, तभी तो इसको कहते हैं विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। अविनाशी संघ यानी संघ जो है वो राज्यों का विनाश कर सकता है, लेकिन राज्य है संघ के विनाश नहीं कर सकते, इसलिए कहते हैं विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। तो ये संघ है, एक तो आपका ऐसे ही गलत हो गया, तो दोनों सही तो होगा नहीं, ये तो हट ही गया, ए सही हो ही नहीं रहा, आपका आंसर आ गया आपका डी। संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। किसी भी राज्य के क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन हेतु राज्य के विधानमंडल का विचार प्रकट करना अनुच्छेद 3 के परंतु के तहत अपेक्षित है, किंतु इस संदर्भ में राज्य विधानसभा के विधानमंडल के विचार संसद पर बाध्यकारी नहीं है। अतः संसद बिना राज्यों की सहमति के भी ऐसा कर सकती है। यानी कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि किसी राज्य में, उसके क्षेत्र में, उसकी सीमा में या उसके नाम में परिवर्तन हो रहा है और वहाँ के जो राज्य हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, तो वहाँ के राज्य विधानमंडल से मतलब ये बताया जाएगा, ठीक है, कि हम ये काम करने वाले हैं। तो राज्य विधानमंडल अपना विचार देगा, अपनी सहमति देगा, लेकिन वो सहमति संसद के लिए बाध्यकारी नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। यानी इसकी सहमति, इसके विचार को माने या ना माने, ये संसद के ऊपर निर्भर है। ये विचार दें या इनकी सहमति हो या ना हो, वो सीमा में, नाम में या राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन करेगा ही करेगा। ठीक है, अगला है, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए सहमति की आवश्यकता है। राज्य के विधानमंडल सदन की, राज्य के मुख्यमंत्री की, राज्य की या राज्य की नहीं। तो अभी हमने देखा कि सहमति दे या ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता, राज्य की सहमति तो लेता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। विधानसभा कोई विचार दे, कुछ भी करे, कोई कुछ भी नहीं चलता उसका। तो जब इन लोगों का नहीं चलता तो मुख्यमंत्री का भला क्या चलेगा। आंसर है डी, राज्य की नहीं। यानी किसी की भी सहमति की आवश्यकता नहीं होती है, वो खुद कर लेता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, किसी राज्य का नाम परिवर्तित करके या एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र में शामिल कर सकेगा। पहला फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, बिल्कुल है, ठीक है, निर्माण कर सकते हैं हम नए राज्यों का। मान लीजिए कोई राज्य है और क्षेत्र बढ़ा दीजिए, एक नए राज्य का निर्माण कर लीजिए। किसी राज्य का क्षेत्र घटा करके, तो जाहिर सी बात है जब एक राज्य आप बना रहे हैं तो इसको घटा दीजिए, ठीक है, घटा दीजिए, आप उसी में 2 बना लीजिए। किसी राज्य का नाम परिवर्तित करके, बिल्कुल सही है, परिवर्तित तो होता ही है। एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल करेगा, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र को शामिल कर सकेगा। यानी कह रहा है कि एक नए राज्यों का निर्माण एक राज्य जो है वो नए संघ राज्य क्षेत्र को शामिल करके भी करेगा, नहीं, ये गलत है।
अगर यहाँ पर देता कि संघ राज्य के क्षेत्र को शामिल करके करेगा तो सही होता। यहाँ पर उल्टा कर दिया है, राज्य की जगह संघ कर दिया, संघ की जगह राज्य कर दिया गया है। तो आंसर है आपका डी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार किसी राज्य की सीमाएं बदलने, नए राज्य का निर्माण करने अथवा उनके नाम में परिवर्तन करने का अधिकार केवल संसद को है। राज्यों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? नए राज्यों का गठन, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, राज्यों के सीमाओं में परिवर्तन, नए राज्यों का प्रवेश। तो आपने देखा होगा कि जो नए राज्यों का प्रवेश था वो किस में था? आर्टिकल 2 में था, आर्टिकल 2 में। जबकि यहाँ पर नए राज्यों का गठन करना हो इसी में था, राज्य क्षेत्र में परिवर्तन करना हो इसी में था, राज्यों के सीमा में परिवर्तन करना हो इसी में था, लेकिन नए राज्यों का प्रवेश किस में था? आर्टिकल 2 में था। आंसर है डी। ठीक है, अगर यहाँ पर स्थापना भी देता ना, ये प्रवेश है और प्रवेश की जगह अगर स्थापना देता, स्थापना, तो भी आपका आंसर यही होता, डी ही होता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण, उनके क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का अधिकार भारतीय संसद में निहित है, जबकि आर्टिकल 2 के तहत संसद विधि द्वारा भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों का अलग होने का अधिकार नहीं। एस्केधर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। पंडित नेहरू, सरदार पटेल, पट्टाभी सिद्धारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। अब इसमें से बताना है हमको सही कौन सा है। पहला कह रहा है कि संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयुक्त हुआ है, बिल्कुल सही बात है। और भारतीय जो राज्य हैं उनको अलग होने का अधिकार नहीं है संघ से, ये बात सही है। एक हमारा सही है, ठीक है, तो एक दोनों में है, सॉरी 3 में है। ये धर आयोग जो थे ना, इन्होंने कहा कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं होगा, प्रशासनिक सुविधा को आधार पर करें तो सही होगा। इन्होंने भाषा की जगह प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी, तो ये भी बात सही है। तो 2 भी सही है। तो देखिए 2 इसमें है नहीं, इसमें भी नहीं है, 2 इसमें है, तो इसमें देखते हैं। पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सिद्धारमैया के अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्य को पुनर्भाषाई, ये भी भाषा के पक्ष में नहीं थे, भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थे कि इनके आधार पर क्या करो कि आप राज्यों का गठन करो। तो ये सभी सही हैं। आंसर है आपका डी, ये तीनों ही सही हैं। यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में संविधान में प्रयुक्त यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का अर्थ है संघ राज्य। समझौते का परिणाम नहीं होने के कारण किसी भी राज्य को संघ से विलग होने का अधिकार नहीं है। एस्केधर आयोग 1948 में आया था। ये एस्केधर आयोग ने भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन का विरोध करते हुए इस संदर्भ में प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। वर्ष 1948 में गठित पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सिद्धारमैया की कमेटी जेबीपी, तो ध्यान देंगे जेबीपी समिति, अप्रैल 1949 में प्रस्तुत अपनी संस्तुतियों में राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार को अस्वीकृत किया था। तो ध्यान देंगे, ठीक है। जेबीपी कमेटी कब आई थी? धर कमेटी कब आई थी? क्योंकि आपसे क्रम पूछ लेगा। तो धर कमेटी कब आई थी? 1948 में आई थी। और जेबीपी कमेटी कब आई थी? 1949 में आई थी। और ये भी ध्यान देंगे कि जेबीपी में कौन कौन सही थे। जे यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, वी यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल, और पी यानी पट्टाभी सिद्धारमैया। तो ये भी पूछ लेगा आपसे कि जेबीपी समिति में निम्नलिखित में से कौन कौन से नेता शामिल थे। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। ये आपका इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन ही जाता है उठा करके, इससे भी चार्ट से भी, तो इस चार्ट को भी पढ़ना ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारतीय संविधान के अंतर्गत
राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं। ठीक है, सही बात है। अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। नहीं, ये गलत है। ठीक है, आंसर है आपका केवल ए, एक सही है केवल। अब इसमें देख लेते हैं एक बार। भारतीय संविधान के तहत राज्यों के संघ की स्थापना की गई है, जिसमें राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। संघीय संसद इस संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है तथा राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नाम में परिवर्तन कर सकती है। अथवा ये वही चीज़ है जो हम लोग पढ़े हैं। इसमें देख लेते हैं नीचे वाले में, संविधान के अनुच्छेद 19(1) यानी क के तहत सभी नागरिकों को वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्राप्त है, परंतु इस अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में अथवा न्यायालय अवमानना, मानहानि या अपराध उद्दीपन के संबंध में युक्ति युक्त निर्बंधन राज्य विधि द्वारा आरोपित कर सकता है। तदनुसार भारत से अलग होने की मात्र वकालत करना भी संबंधित विधि के तहत अपराध माना जा सकता है। ठीक है, तो मिल गया होगा आपका अपना आंसर कि केवल यहाँ पर यह कह रहा है कि अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। अब आप गलत तरीके से बोलो कि नहीं हमें अलग राज्य चाहिए, अलग राज्य चाहिए, और अगर देश की एकता अखंडता के खिलाफ हो वो, तो भला उस पर कैसे आप मतलब उसको अनुमति दे सकते हैं कि हाँ ठीक है भाई अपना बना लो। तो इसलिए इस पर युक्त प्रबंध है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर समझ गए होंगे, काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर समझा दिया है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? तो ये अभी एमपीपीसीएस का ही है, ये 2004 में तो पूछा था। एमपीपीसीएस में 2021 का भी ये क्वेश्चन है, 2021 का भी ये क्वेश्चन है, यही पूछा था। तो उस टाइम पे जब ये राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था, तो उस टाइम पे कितने राज्य थे और कितने संघ थे भारत में, वही पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ से दो चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था, तो 1 नवंबर 1956 में बना था। और इसमें कितने थे, तो 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। आंसर है इसका ए। ठीक है, आंसर है ए इसका। स्वतंत्रता के पश्चात नए राज्यों के निर्माण के लिए फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। अब ये भी पूछ लो फजल अली आयोग का गठन कब हुआ था, तो ये भी ध्यान देंगे 56 में ही हुआ था। जिसकी सिफारिशों के आधार पर अधिनियमित 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य स्थापित किए गए। आंध्र प्रदेश स्वतंत्रता के पश्चात भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य था। तो ये भी ध्यान देंगे। और अभी देखिए 21 में तो ये पूछा था आपसे, और फिर अभी जो एग्ज़ाम लगा है एमपीपीसीएस का उसमें ये पूछ लिया था कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था, केवल डेट पूछा था, तो 56 में हुआ था। तो आप देख सकते हैं उसी टॉपिक से, जिस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं ना, जिस चैप्टर से जिस टॉपिक से, तो वहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। क्या पता अगले साल भी पूछ ले कि अब यहाँ से दोनों तो पूछ लिया, तो क्या पता तीसरा क्वेश्चन ये बना दे आपका कि भाषा के आधार पर प्रथम गठित राज्य था, तो वो था आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये भी ध्यान देंगे। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना हुई थी, तो 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र थे। ए है, देखिए ये 20 में भी पूछा था। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं, 25 राज्य या 7 संघीय प्रदेश, 28 राज्य या 7 संघीय प्रदेश, 24 राज्य या 6 संघीय प्रदेश। तो इनमें से कोई नहीं। ये देखिए ये 2000 का है, अब तो 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ये ध्यान देंगे आप। ठीक है, तो इनमें से कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब कितने हैं यहाँ पर दिया होगा लेटेस्ट डाटा, एक बार देख लेते हैं। ये 20 से, ये देखिए वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 राज्य क्षेत्र हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत के राज्यों की संख्या होगी, तेलंगाना जब राज्य बना था तब कितनी होगी, 28। ठीक है, उस टाइम का ही है, जिसे भी आप छोड़ देंगे।
बस वर्तमान का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। वो तेलंगाना पूछा था। वर्तमान में ये देखिए, वर्तमान में पूछ रहा है, तो वर्तमान में कितने हैं? 8 हैं। और ये जो दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव था, इसको विलय कर दिया गया था एक में। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि किसको विलय किया गया था। ये भी छोड़ दीजिए। भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? वर्तमान में 8 हैं, ठीक है तो वही 1996 में पूछा है। आपको वर्तमान से लेकर के चलना है, तो वर्तमान में भी यही होगा, तो छोड़ दीजिए इसको। निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र में नहीं है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दमन और दीव, गोवा और पुदुचेरी। आप सभी को पता गोवा क्या है, राज्य है, बाकी सब यूटीएस है, ठीक है। किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला? तो छोड़िए ये सब, ठीक है। यहाँ पर वैसे भी स्टार दिया हुआ है, एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ पर ये 2005 का क्वेश्चन था। अभी बस आपको इतना ध्यान रखना है कि नवंबर 2021 में राज्य सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार अभी अमरावती ही आंध्र प्रदेश की एकल राजधानी होगी। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है, तो छोड़ दीजिएगा इसको, कुछ भी नहीं है। यहाँ देखते हैं, दिल्ली है, क्या है? एक राज्य है, एक स्वायत्त शासित परिषद है, या एक केंद्र शासित प्रदेश है? इनमें से कोई नहीं है। तो आप सभी को पता दिल्ली क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अगर मैं नाम लिखूं 8 का, 8 है। पहला अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। दूसरा आपका चंडीगढ़ है, चंडीगढ़। तीसरा दादर नागर हवेली। चौथा दिल्ली। पांचवा लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप छठवां आपका है पुदुचेरी, ठीक है। पांडिचेरी, पुडुचेरी, कुछ भी कहिए, पुदुचेरी है, ठीक है। पुदुचेरी। 7वां आपका हो गया जम्मू कश्मीर, और 8वां आपका हो गया लद्दाख। ये है आपका। इन 8 का आप ध्यान रखेंगे। और ये जो दादर नगर हवेली है, इसमें विलय किया गया है किसका? दमन दीव का। अगला है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था? तो 69वां से, ठीक है, बी है। 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा। तो 69वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1991 में। ये भी इम्पोर्टेंट है कि राजधानी दिल्ली को संघ राज्य क्षेत्र की श्रेणी में कायम रखते हुए इसके लिए एक विधानसभा और मंत्री परिषद का उपबंध किया गया। साथ ही संविधान के आर्टिकल 239 क के तहत संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का दर्जा दिया गया। तो कुछ नहीं, बस इतना ध्यान रखेंगे कि 69वें संविधान संशोधन के द्वारा 1991 में इसे क्या बनाया गया? यूटीएस बनाया गया। अगला है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ और राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ देना चाहिए, ठीक है। अब इसमें बताइए क्या क्या याद रखेंगे? अब 240 में क ख ग घ क्या क्या किस में है, ठीक है। तो ये जब ना प्रैक्टिस करेंगे आप, जब मेंस के हिसाब से पढ़ेंगे, जब सारी चीज़ें आर्टिकल आते रहते हैं, तो वहाँ अगर आप पढ़ेंगे चीज़ों को तो वो चीज़ें याद रहती हैं। यहाँ क्या होता है, कन्फ्यूज़न हो जाता है कि क में क्या है, ख में क्या है, ग में क्या है, घ में क्या है, ठीक है। तो देख लीजिएगा, वैसे इसका आंसर है यहाँ 240 वन का घ पुदुचेरी। ये सुमेलित नहीं है क्योंकि पुदुचेरी किस में है? वो अंगा में है। आंसर है डी, ये यहाँ पर दिया हुआ है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है? गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। दीव खंबात की खाड़ी में एक टापू है। दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया। और दादर और नागर हवेली
वर्ष 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक के अंतर्गत थे, औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे। तो थोड़ा सा अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा हिस्ट्री वाले उसमें जो सर का द्वारा जो क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है, थोड़ा सा अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ये फ्रांसीसी नहीं है। और कई जगह आपको एनसीईआरटी में पढ़ाया गया है, मेरे द्वारा ही पढ़ाया गया है, ठीक है, एनसीईआरटी में मेरे द्वारा ही पढ़ाया गया है कि जो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, जब यूरोपीय कंपनियों का आगमन हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने देखा था सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, सबसे बाद में ये गए भी थे। और दादर नागर हवेली सबसे बाद में गए, यानी स्वतंत्रता के बाद गए थे। तो ये देखिए 1954 ये स्वतंत्रता के बाद ही तो पूछ रहा है ना, तो यहाँ पर फ्रांसीसी नहीं है, पुर्तगाली थे। आंसर हो गया आपका डी। दादर और नागर हवेली वर्ष 1954 तक पुर्तगाली शासन के अधीन थे, न कि फ्रांसीसी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के भारत के पक्ष में निर्णय के पश्चात दादर और नागर हवेली को भारत में मिला लिया गया था और प्रश्नगत अन्य तीनों कथन आपके सही हैं। तो ये तीनों भी आप देख लेंगे, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी ये आप इसका देख लेंगे, ये फ्रांसीसी नहीं है, ये पुर्तगाली है। अगला, सिक्किम भारत का एक नया राज्य बना, कब बना था? 32वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, या 33वें या 35वें या 42वें? आप सभी को पता है 35वें के अंतर्गत बना था। कब बना था? तो ये भी ध्यान रखेंगे 1974। तो 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत में सहयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था। 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को 22वें राज्य का दर्जा मिला। यानी ध्यान देंगे कि 35वें में तो ये भारत का राज्य बना, ठीक है, लेकिन इसको राज्य का पूर्ण रूप से दर्जा कब दिया गया? तो वो दिया गया था 1975 में 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। और उसको पूर्ण रूप से, यानी इसका मतलब बोला कि आप जो है कि ये बोला कि सिक्किम जो है ये 22वें नंबर का राज्य होगा। तो ये पूर्णतः मतलब इसको राज्य का दर्जा यहाँ पर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण, तो अभी हमने देखा किसमें, तो 36वें। आंसर है सी। बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है। राज्य विधानसभा में कानून पारित करके, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को पारित करके, संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके, या इनमें से कोई नहीं। तो अभी हम लोग ऊपर ही पढ़ते आ रहे हैं कि कानून ना तो कानून पारित करके होगा, ना तो राज्यपाल के अध्यादेश से होगा, ना तो संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके होगा। बाकी किससे होगा? तो संसद द्वारा होगा। ये संसद द्वारा आर्टिकल 3 के तहत संसद को ये शक्ति प्राप्त है कि वह किसी भी राज्य क्षेत्र को छोटा करके तो बात कर रही है, मिला करके, ठीक है, बड़ा करके, छोटा करके, वही तो बात यहाँ पर बताई जा रही है ना जो ऊपर हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका डी, क्योंकि कोई भी नहीं है इसमें से। यहाँ पर देखिए, राज्यों का निर्माण करने का अधिकार आर्टिकल 3 के अनुसार संघीय संसद का है, अतः बिहार को काटकर पृथक वनांचल राज्य बनाना संसद के प्रावधान द्वारा ही संभव है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार की तथा इन्हें एक कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। ये बहुत क्वेश्चन पूछता भाई, ये देखिए 21 में पूछा है। अब कोई गारंटी नहीं है, ये हर एक एग्जामों में आपसे पूछ लेगा। तो सबसे पहले आपका कौन बना था? तो सबसे पहले आपका बना था गोवा। कब बना था? तो 1987 में बना था। फिर गोवा के बाद से आपका बना था तेलंगाना, सॉरी गोवा से पहले आपका हरियाणा बन गया था। तो हरियाणा आपका कब बन गया था? ये बन गया था 1966 में ही, 1966 में ही हरियाणा बन गया था। फिर आपका बना था गोवा, और उसके बाद से आपका बना था ये झारखंड 1 नवंबर सन 2000 को ये बना था। और उसके बाद से आपका था तेलंगाना सबसे लास्ट में, ये बना था 14 में। तो ये डेट आप ध्यान रखेंगे। तो अगर आप देखें तो हरियाणा, देखिए सबसे पहले हरियाणा आएगा। ये कह रहा है कि कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए, यानी कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए सबसे पहले कौन बना था। तो हरियाणा इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है और इसमें है। हरियाणा के बाद से आप आ जाइए सीधा गोवा पे, तो 4 और 1, तो 4 1 किस में आ रहे हैं? 4 1 यहाँ पर आ रहा है। आपका आंसर है बी, आंसर है आपका बी। अच्छा, यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखिए कब कब बना था। तो ये मई वही आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ऐसे चीज़ों में क्या करता है आपसे कि बस लास्ट का या तो पूछ लेगा कि मतलब इनका कालानुक्रम क्या है। तो लास्ट का अगर आपको याद है, इतना आपको याद है, तो आप आसानी से आंसर तक पहुँच जाएंगे। अगला क्वेश्चन है वही है फिर से
कि यहाँ पर कालानुक्रम बताना है कि आपको कि किस राज्य का गठन कब हुआ था। तो देखते हैं, सबसे पहले तो जो याद है उसको करते हैं। तो सिक्किम का हमने देखा था 2000 में है, ठीक है। सिक्किम का नहीं, सॉरी, झारखंड का। सिक्किम का कब था? 1975 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो 2 हो गया हमारा। और अरुणाचल प्रदेश का था 1987 और छत्तीसगढ़ का भी था 2000। छत्तीसगढ़ झारखंड, ठीक है, इन दोनों का समान था। और इसमें से पहले आपका छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया था, उसके बाद से आपका झारखंड आया था। तो 1 और 3 देखिए कहाँ आ रहे हैं, ये छोड़िए आप, ये आपको चलिए कि नहीं ये पता है आपको कि ये कब बना था, लेकिन आपको इतना पता है कि पहले छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया था, उसके बाद से झारखंड आया और दोनों 2000 में ही आए थे। तो जहाँ भी आएंगे ये दोनों साथ ही आएंगे। तो 1 और 3 कहाँ हैं? 1 और 3 यहाँ भी हैं और 1 और 3 यहाँ भी हैं, बाकी में नहीं है। और बाकी का तो अंदाजा आप लगा ही सकते हैं कि ये सब तो भाई पहले ही बने होंगे, क्योंकि ये तो 2000 बहुत नया हो गया ना। आंसर हो गया आपका बी, आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, यहाँ भी वही है, कालानुक्रम आपको बताना है। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, हरियाणा। लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया, गेम क्या खेला है कि भारत को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम है। यानी संपूर्ण, जैसे कि सिक्किम तो भारत में सम्मिलित कब हुआ था? 1974 में। लेकिन पूर्णतः राज्य का दर्जा कब मिला? 1975 में। तो सबसे पहले सिक्किम को देखिए, सिक्किम कहाँ है भाई? ये देखिए 1975। यहाँ भी है सिक्किम 1975। नागालैंड को 1963 में मिला था। तो यानी ये पहले हो गया, ये आपका ऑप्शन हट गया और ये भी आपका ऑप्शन हट गया। अब इन दोनों में आ गया 1963 में ये, 1963 में ये। उसके बाद से हरियाणा 2000 में, सॉरी मैं बार बार हरियाणा को 2000 ही लिख रही हूँ, पता नहीं क्यों। 1966 था ना ये, 2000 तो झारखंड था आपका 2000 में। अरुणाचल प्रदेश 1987 में था ये। तो पहले आपका, इससे पहले इसको मिला ना, इसको आंसर हो गया आपका बी। ये वैसे भी हट गया क्योंकि इसको बाद में मिला है। तो नागालैंड 1963 में और हरियाणा 1966 में, सिक्किम 1974 में और अरुणाचल प्रदेश 1987 में। आपका आंसर हो गया बी, ठीक है। तो इनको आपको रटना पड़ेगा, ये बहुत ही टफ होता है और हर साल इससे क्वेश्चन आता ही आता है। ज़्यादातर इसमें MPPCS में और UPPCS में बहुत ज़्यादा आता है क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ राज्य का स्वरूप कब आया? तो अभी हमने देखा छत्तीसगढ़ और झारखंड को बताने की जरूरत नहीं है, 1 नवंबर 2000 को आया था। उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? 1999 में, वर्ष 2000 में, 2002 में या 2001 में। तो सभी को पता है यूपी से उत्तराखंड कब अलग हुआ था? 2000 में, आंसर है बी। अगला, निम्न राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ है। अब देखिए यहाँ भी घुमा दिया कि जितने भी ये राज्य 1960 के बाद से इनका निर्माण हुआ है, इन्हें उनके गठन के आरोही काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिए और अपना उत्तर दिए गए कोड की सहायता से चुनिए, ठीक है। ये कब पूछा है आपका? PCS में। देखिए PCS में ही पूछा है ये। तो देखते हैं, हरियाणा का कब था? 1966। नागालैंड का कब था? 1963। 63 ही था ना नागालैंड का? 1 मिनट ऊपर हमने देखा ना, हाँ 63 ही था, ठीक है। सिक्किम का 1975 था और मेघालय का 1972 था। तो यहाँ हमसे पूछा आरोही यानी बढ़ते हुए क्रम में हमको दिखाना सबसे पहले किसका हुआ था। तो सबसे पहले पे आपका आ रहा है नागालैंड। तो 3, देखिए 3 से ही आंसर निकल गया हमारा, आंसर सी हो गया। पहले नागालैंड है, फिर 1 है यानी 66 में हरियाणा आ गया, फिर 4 है, 72 में मेघालय आ गया और 75 में सिक्किम आ गया। हो गया आपका ये, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब फिर वही चीज़, देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है, बहुत। और ये देख रहे हैं 14 में, 8 में, 10 में, यानी हर 2, 3, 4 साल के बाद से ये पूछ रहा है। तो देखते हैं, आंध्र प्रदेश कब बना? 1956 में, हरियाणा 1966 में, सिक्किम 1975 में और हिमाचल प्रदेश 1971 में। ये क्या पूछा है? कालानुक्रम पूछा है। तो देखिए आपका यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर बनने का पूछ रहा था, 53 होगा, 53, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपका कौन आ रहा है? 53 वाला ही आ रहा है। तो देखिए
वन कहाँ पर है, ये हट गया आपका, ये हट गया आपका, एक वन यहाँ भी है और वन यहाँ भी है। उसके बाद से आपका आ रहा है 66, 1966, तो 3 आ रहा है आपका, 3 आंसर हो गया आपका बी। 3 है, 3 के बाद से आपका 2 है और 2 के बाद से आपका 4 है। ठीक है, तो ये बिना याद किए हुए ऐसे ये पीछा नहीं छोड़ने वाला है, आपको याद होना ही होना चाहिए, चाहे किसी ट्रिक के माध्यम से करें या किसी तरीके से करें। अब फिर वही चीज़ है, आरोही क्रम में पूछ रहा, बढ़ते क्रम में। तो नागालैंड 1963, ठीक है, सिक्किम 1975, अरुणाचल प्रदेश 1987 और मेघालय आपका 1972। ठीक है, तो देखिए 63, 72, 75, 87, ये तो एक ही में निकल गया, आंसर है ए, इस पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, फिर देखते हैं कि निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम। अवरोही, अभी तक तो पूछ रहा था आरोही, अब पूछ रहा है अवरोही, यानी घटते हुए क्रम में दिखाना, यानी ज़्यादा से कम की तरफ जाना है हमें। तो देखते हैं हरियाणा कब बना था, यहाँ पर देखते हैं महाराष्ट्र कब है आपका। पहले तो हरियाणा देखते हैं कब है, हरियाणा का हमको पता है 1900 आपका कितना था 66। महाराष्ट्र आपका बना था 1960 में, राजस्थान आपका बना था 1956 में और हरियाणा 2000 में। सॉरी 2000 में बार बार लिख रही हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा, 1966 में। तो ये तो कम नहीं ज़्यादा हो रहा ना, तो ये तो आपका हट गया। हरियाणा 1966, ये 1956, कम नहीं हो रहा है, कम हो रहा है, 66 है, 56 है, और फिर आपका ये बना था 1960 में। तो यहाँ गड़बड़ हो जा रहा है, 56 से पहले आपका ये आ जा रहा है, 56 से पहले 66 और ये 60 आ जा रहा है। ठीक है, घटना चाहिए तो यहाँ पर बढ़ जा रहा है ना आगे जाके, तो ये भी आपका हट गया। फिर 1956, 1960, 1966, ये भी आपका बढ़ जा रहा है 60 से 66, 1900, अब बचा यही, तो आंसर तो आपका यही होगा, लेकिन लिख भी लेते हैं एक बार। हरियाणा, हरियाणा 1966, महाराष्ट्र 1960 और राजस्थान 1956। ये देखिए ये घट रहा है। ठीक है, आंसर है आपका डी। तो यहाँ भी आपको ध्यान देना है, अवरोही पूछ रहा है या आरोही पूछ रहा है। इसको देखते हैं, मिलान का दे दिया है, नागालैंड, झारखंड, तेलंगाना और सिक्किम। तो सिक्किम का देखिए सबसे पहले 75 में है, डी का 3 देखिए कहाँ है, डी का 3 यहाँ, डी का 3 यहाँ, ये आपका हट गया, ये आपका हट गया। फिर झारखंड आपका 2000 है, बी का 1, बी का 1 यहाँ, बी का 1 यहाँ, और डी का 3 है ना, तो डी का 3 और डी का 3। फिर तेलंगाना आपका तो 14 में बना था तेलंगाना, सी का आपका 4 हो गया, तो सी का 4 यहाँ हो गया, और आपका बचा नागालैंड 1962 में, 1963 में बना था ये, एक का 2, ये 1963 में बना था ये। तो यदि इसके हिसाब से अगर हम देखें तो आंसर बी होगा, लेकिन यहाँ पर गलत हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर शायद स्टार बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसका याद से मतलब याद कर लेंगे, ये 63 में बना था। आगे देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है। अच्छा, यही कह रहा है कि 63 में हुआ था, इसलिए उसको गलत मान लिया, स्टार दे दिया है। ये छोड़िए स्टार वाले को, यहाँ पर देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक कथन असत्य है, बताइए। निम्नलिखित में से आपको असत्य कथन बताना है। अब इसमें से बताइए आपकी असत्य क्या है। पहला कह रहा है कि मैसूर राज्य का नाम, नया नाम तमिलनाडु रखा गया। तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि आपने एनसीईआरटी में पढ़ा था कि इसका नया नाम कर्नाटक रखा गया था, ना कि मैसूर। तो ये तो पहले ही आंसर निकल गया आपका, लेकिन हम चारों पढ़ेंगे। गोवा को दमन एवं दीव से अलग कर दिया गया, बिल्कुल सही है। बम्बई और गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित, बिल्कुल सही है। हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था, बिल्कुल सही है। ठीक है, आंसर हो गया आपका ए। इसके बाद पढ़ लेते हैं। मैसूर राज्य नाम परिवर्तित कब किया गया था। मैसूर राज्य अधिनियम 1973 के द्वारा मैसूर राज्य का नया नाम कर्नाटक कर दिया गया। अतः कथन एक असत्य है। गोवा दमन दीव का पुनर्गठन अधिनियम 1987 के द्वारा गोवा को किया गया। ठीक है, छोड़िए, ऐसा कुछ भी नहीं है, पढ़ लिया हमने ऊपर ही काफ़ी चीज़ें, ये भी छोड़ दीजिए। ऐसे स्टार वाले क्वेश्चन में क्या माथापच्ची करना भी मतलब। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था।
1956 में किया गया था, बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया। और कौन बना था सर्वप्रथम? आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर पहला राज्य था। और राज्य के रूप में इसका सृजन कब हो गया था? तो 1953 में हो गया था। ये हम लोगों ने मिलान वाली में कब से देखते हुए आ रहे हैं, तो ये हमारा वही बात यहाँ पर बता रहा है। इसको एक बार और रिविजन कर लीजिए अच्छे से, और याद हो जाएगा आपको। फिर है भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? बताने की जरूरत नहीं, आंध्र प्रदेश है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर? वही है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का एक भाषाई राज्य के रूप में गठन कब हुआ? 1956 में हुआ। लेकिन राज्य के रूप में अस्तित्व में कब आया था? तो 1953 में आया था। अच्छा सॉरी, यहाँ पर कह रहा है कि आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया बोल रहा है, ठीक है। यानी अस्तित्व मतलब इसका एक तरीके से कह सकते हैं सृजन पूछ रहा है। ये सृजन कब हुआ था? तो वो हुआ था 1953 में। लेकिन भाषा के आधार पर इसका गठन कब हुआ राज्य के रूप में? तो वो हुआ था 1956 में। अगला, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो कब किया गया? 1956 में किया गया। निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी का दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया था? बिहार को, सिक्किम को, हिमाचल प्रदेश को, जम्मू कश्मीर को? तो इसका आंसर है ए, बिहार को कभी भी विशेष दर्जा नहीं दिया गया राज्य का, ठीक है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से सत्य हैं? कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। इसका आंसर है डी। ए और बी दोनों ही सही हैं, क्योंकि यहाँ पर सही बात है, नागपुर के अधिवेशन में गठन आधार पर किया गया था। इसका नागपुर अधिवेशन का जो अधिवेशन के जो पश्चात जितने भी प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन किया गया था वो भाषाई आधार पर ही किया गया था। और आपको ये तो अच्छे से पता है कि कांग्रेस ने जेवीपी समिति, आपने अभी पढ़ा, जेवीपी समिति पढ़ा, तो इसमें उन्होंने भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन को लेकर के अस्वीकार किया था। तो आंसर हो गया आपका डी, ठीक है। वही चीज़ें यहाँ पर दिया है, जवाहरलाल वल्लभ भाई पट्टाभी श्रीवास्तव जेवीपी के बारे में ही कह रहा है कि उन्होंने अस्वीकार किया था, ठीक है। थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 35वां अधिवेशन वर्ष 1920 में नागपुर में बी राघवाचारी की अध्यक्षता में हुआ। 3-4 क्वेश्चन यहाँ से आपके बनेंगे। सबसे पहले तो यही बनेगा आपका कि जो नागपुर अधिवेशन हुआ था वो कांग्रेस का कौन से नंबर का अधिवेशन था? तो वो 35वें नंबर का अधिवेशन था, ठीक है। फिर आपसे पूछ लेगा कि नागपुर का अधिवेशन कब हुआ था? 1920 में हुआ था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो बी राघवाचारी ने की थी, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से बन रहे हैं। बी राघवाचारी के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। इस अधिवेशन के पश्चात भारतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। भारत की आज़ादी